देखो जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता था, जब लाइट बाउंस बैक करके वापस आती थी। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट एम्बीड इन हो जाती है, अंदर चली जाती है लाइट, ठीक है ना। जैसे ग्लास है हमारे पास, क्या है, ग्लास है या ग्लास स्लैब है, तो उसके अंदर क्या होती है, लाइट अंदर चली जाती है, आप आर पार देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम उसी के बारे में बहुत सारी कंटेस्ट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, है ना। उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, ठीक है। बड़े शांति से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है, और फील करने की कोशिश करना। अच्छा देखो, अगर मैं मान लो बीच पे गया हूँ किसी, बाहर रेत होती है, बीच के बाहर रेत होती है, मैं भाग रहा हूँ रेत पे, ठीक है। मेरी स्पीड बहुत आए हैं, मैं भाग रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। मिल्खा सिंह की स्पीड है, थोड़ी ऊपर ही थी उनकी तो वैसे। अब मैं भागते भागते कहाँ पहुंच गया, पानी में। पानी में भी नीचे सैंड है, लेकिन ऊपर क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी है, गहराई नहीं है उतनी, ठीक है। अब मैं भागते भागते जब मेरे चरण पादुका पहुंची कहाँ पे, पानी में, तो उसकी स्पीड कम होके हो गई 30। जैसे ही मेरी आधी से ज्यादा बॉडी पहुंची पानी में, तो उसकी स्पीड हो गई 10। जैसे ही मैं आगे, बीच के आगे ना एक आइलैंड था, ठीक है, और आइलैंड छोड़ो, पूरे पूरा पत्थर था एक बहुत बड़ा, मैं जाके उसके अंदर जाके टकराया, कितनी हो जाएगी स्पीड, 0। टकराने के बाद टांगे टूट जाती है ना, इसलिए दिख नहीं थी टांगे। क्या करें भैया, टकराओगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाओगे ना, चूर चूर हो गए, हाथ पे हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, पैर का हिसाब किताब नहीं है बेटा। हाँ, मैंने कोशिश करी कि अंदर चला जाऊं इसके, लेकिन मैं कौन सा हैरी पॉटर जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 अपॉन या 3/4 वाले प्लेटफॉर्म में घुस सकता हूँ। चश्मा पहना मैंने, है मेरे हाथ में कुछ नहीं ना, मेरे हाथ में ऐसे ऐसे करके कुछ, तो मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ, तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाया, ठीक है। इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि अगर मेरे आसपास का वातावरण के अंदर, वातावरण के अंदर चीजें बहुत हल्की हल्की हैं, लेट्स से कि अगर मेरे आसपास हवा है तो मेरी स्पीड हाई होती है, मेरे आसपास पानी है तो मेरी स्पीड लो हो जाएगी, अगर मेरे सामने कोई सॉलिड तो मेरी स्पीड 0 हो जाएगी। आई बात समझ, मेरी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा मान लेते सामने पहाड़ नहीं है, मान लेते सामने शहद वाला, शहद एक्चुअली हनी है, ठीक है, तो मेरी स्पीड और कम हो जाती, मे बी इट विल 0.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर ये पहाड़ छोड़ के मैं बोल दूं ये पहाड़ किससे बना हुआ है, हनी से बना हुआ है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी इन दैट केस, कम हो जाएगी। तो अभी मेरी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 0.5 किलोमीटर पर आवर, आधी होगी ना, हाफ किलोमीटर पर आवर, है ना, कम हो सकती है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब मैं एक रेयर मीडियम जहां पे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे हवा के अंदर, हवा में एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, जिसके अंदर मैं जा सकता हूँ, जहां के पार्टिकल मुझे रोकते कम है, तो वहां मेरी स्पीड हाई होती है। जहां पार्टिकल मुझे रोक रहे होते मेरी स्पीड वहां कम होती है, जहां ज्यादा रोक रहे होते मेरी स्पीड ज्यादा कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है किसके साथ, रे ऑफ लाइट के साथ। लाइट के साथ ऐसा होता है, लाइट जब ट्रेवल करती है, इंसिडेंट रे, अगर मैं एग्जांपल लूं, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, ये ट्रेवल करती है ग्लास के अंदर। कैसे करती है ट्रेवल, ग्लास के अंदर, लेकिन ग्लास में ट्रेवल करने से पहले ये कहां ट्रेवल करके आई है इतनी, एयर में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एयर से मैं ग्लास में जा रहा हूँ, एयर से किस में जा रहा हूँ, ग्लास में, तो स्पीड कम होगी या तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम होने के कारण क्या होगी, मेरी जो जो स्पीड में एकदम तेज ऐसे ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था, वो वैसे ना भाग के मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मैं ऐसे भागूंगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं थोड़ी सी। अब वो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ लिखा है, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम ऐसी मीडियम जहां पे पार्टिकल दूर दूर हैं, लाइक एयर, टू डेंसर मीडियम जहां पे पार्टिकल बहुत पास पास हैं कंपेयर टू दैट मीडियम, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे वाले को, पहले क्या है एयर, दूसरा क्या है ग्लास, तो ग्लास के पार्टिकल पास पास है, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, ठीक है। सर ये नॉर्मल तो आपने बताया नहीं, नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ऐसे पहले वो बताया था, प्लेन मिरर बताया था, याद है, तो प्लेन मिरर से क्या था, 90 डिग्री टू द सरफेस क्या था, नॉर्मल, याद हो तो। ऐसे ही ये ग्लास प्लेन है, ग्लास है, तो नॉर्मल तो वैसे ही होता है, विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस, ये 90 डिग्री सरफेस पे कौन होता है, नॉर्मल।
अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। वैसे उसको सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन बीच में डेंसर मीडियम आ गया जिसकी वजह से ये लाइन कहाँ हो गई, इधर शिफ्ट हो गई। ये मेरे को कैसे पता लगा, यहां से। इफ अ रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम रेयर मीडियम मतलब एयर से टू डेंसर मीडियम मतलब ग्लास में, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछो। डन, आगे चले। ओके, अब आगे समझो जी। तो जो ये वाली रे है इसका नाम हो गया, टकराने के बाद अंदर चली गई है, टकराने के बाद वापस आती तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते। टकराने के बाद अंदर चली गई इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। बड़े आराम नाम से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। ये मत बोलना सर को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आती है थोड़ी थोड़ी तो सब कुछ आता है मुझे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, यहाँ क्या हो रहा है, लाइट एम्बीड इन हो रही है, अंदर जा रही है, पेनिट्रेट करके अंदर जा रही है उस चीज के, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन। और ये रे कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। रिफ्रैक्टेड रे टकराई वापस दूसरे सरफेस पे, जहां टकराई वहीं पे 90 डिग्री क्या बना दिया, नॉर्मल। 90 डिग्री क्या बना दिया, ये नॉर्मल। और अब ये डेंसर मीडियम से कहां आने वाली है, रेयर मीडियम में वापस। तो सेकंड रूल देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो, हाँ वो तो आएगी आएगी बाहर, लाइट को किसी ने पकड़ के रोक थोड़ा ना लिया, तो बाहर आएगी ना, बिल्कुल आएगी। देख वैसे इसको इसी सीध में जाना चाहिए था, ठीक है, इसी सीध में जाना चाहिए था ना, लेकिन बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। अब उस एयर की वजह से इसको क्या करना पड़ा, इसको अपने आप को बेंड करना पड़ा। ऐसे तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बीच में आ गई एयर, एयर की वजह से इसको अपने आप को बेंड नहीं अवे करना पड़ा। और वो अवे ये इमेजिनरी लाइन जो सीधी आ रही थी उसकी एग्जैक्टली पैरेलल होती है। आई बात समझ। तो इसका मतलब इस ग्लास को रखने की वजह से मुझे एक दिक्कत फेस करनी पड़ी, जो लाइट ऑफ रे इधर से आनी चाहिए थी वो इधर से आ रही है, समझ रहे हो। जो लाइट यहां से निकलनी चाहिए थी वो यहां से निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्योंकि बीच में हमने क्या लगा दिया है, ग्लास। और अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा डिस्प्लेसमेंट कि अगर ग्लास ना होता तो ये डिस्प्लेसमेंट भी ना होता, क्योंकि ग्लास है जिसकी वजह से लाइट यहां से आनी चाहिए थी वो यहां आ गई। इज देयर एनी डाउट। हाँ जी बेटा जी, उसका कॉन्सेप्ट तेरे को 2 मिनट बाद बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आंसर चाहिए तो सीधी निकल जाती बिना बेंड हुए, ठीक है। चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई नया चीज समझ आई हो, इसको नोट डाउन कर लो अपने पास, ये सारे की सारी चीजें फटाफट से लिख लो। डायग्राम सुंदर सा बना के, बड़ा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, बड़ा सा डायग्राम बनाओ और सब कुछ फटाफट से समझो। मैं इस वाले ग्लास की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्लास की, तो यहाँ रखा हुआ है ना, ये वाला ग्लास है, ठीक है। अगर मेरी उंगली इस साइड है, ऊपर से देखो उंगली कहाँ है, तुम्हें थोड़ी सी इधर उधर दिख रही होगी, टेढ़ी दिख रही है ना, कैसी दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है, लेकिन ऊपर जो ऊपर दिख रही है तो साफ पता लगा कि भाई साहब है कहीं और, दिख कहीं और रही है ना। ठीक है, हो गई, नहीं समझ आ रही। अब देखो टेढ़ी दिख गई, थोड़ी इधर से दिख रही है ना, अंदर से देखेगी तो इधर दिखेगी, ऊपर से तो पता लग ही रहा है कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब बातें हमें ग्लास स्लैब से समझाता है। ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में टीचर आपको करवाएंगे, यहाँ से लेजर लाइट मारेंगी इस एंगल में तो वो इस एंगल में निकलेगी, जबकि यहाँ से निकलनी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट। वैसे क्या चाहिए हमें, लेजर लाइट चाहिए, वरना आप पिन से भी करवाते हैं स्कूल, क्या पिंस बच्चे। तो लास्ट में जो ये निकलती है इसको बोलते हैं मर्जेंट रे, सब कुछ बताएंगे ऐसे क्या करते हो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते समझेंगे ना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ
इंसिडेंस, मेरे को ऊपर देखो, छोड़ दो, मेरे को ऊपर देखो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल दो जगह, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो जगह होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगली बात, एमर्जेंस या एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमर्जेंस। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, ऑल डन, वेल डन। तो एंगल वाली बात समझ आ गई। इसके बाद हम लोगों को जो करना है, जैसे बच्चे का डाउट था सर, अगर लाइट की अगर मैं 90 डिग्री से फेंकूं तो, है ना, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, पहले नॉर्मल पे है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, पहले नॉर्मल से, तो क्या ही अवे क्या ही बेंडिंग, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होगा वो सेम रहने वाला है, 90 0 0 0 0, ठीक है ना, तो कोई बेंडिंग कोई अवे नहीं होगी। मान लेते हैं ग्लास स्लैब यहाँ है, ठीक है, सीधी निकल जाएगी 90 डिग्री से, ठीक है ना, कोई बेंड कोई टुवर्ड्स नहीं होगी, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे लाइट आएगी, एक्चुअली सीधी आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी। एनी डाउट? एक एंगल होगा तो एंगल से थोड़ी बेंडिंग नजर आएगी, अदरवाइज स्ट्रेट निकल जाएगी। चले आगे, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, जैसे उनके कुछ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे सेम रूल्स है, बस छोटी छोटी चीजें डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जैसे वहां प्लेन मिरर पढ़ा था ना, कहाँ पे, रिफ्लेक्शन में, वैसे ही रिफ्रैक्शन में आज आपने क्या पढ़ा है, ग्लास प्लेन, वही प्लेन मिरर जैसा ही है, बस पीछे पेंट नहीं है। चले, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के दो तरीके हैं या समझने के दो तरीके। कल तो ये समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। हमारे पास एक लॉ होता है, जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है सर, स्नेल्स लॉ क्या कहता है हम लोगों को, कहता है स्नेल्स लॉ, the ray of sine of angle of incident to the sine of angle of reflection for a light of a given color is constant। क्या कह रहा, सुन लेते हैं। कहता है the sine of angle I upon sine of angle R is equal to a constant, ठीक है। कहता है साइन, साइन साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री, उनको तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है, उनको तो टैन साइन अच्छे तरह घुस चुके हैं अच्छे से, है ना। लेकिन हर एक ट्यूशन में अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं में फर्स्ट टर्म में आता है, कहीं में सेकंड टर्म में आता है। तो जिन्होंने नहीं सुना, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा पार्ट है, एंगल्स के हम लोग रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी वही है। तो हम कहते हैं ना, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। अपॉन मतलब क्या है, रेशियो। अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशियो। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। रेशियो का मतलब दूसरा उसका आएगा अपॉन में, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मतलब साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर की बात कर रहा है ये, ठीक है। फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल द कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक बड़ा छोटा मोटा सा क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर साइन ऑफ एंगल आई दे देते हैं, फिर एंगल आर दे देते हैं, साइन ऑफ दैट एंगल की वैल्यू दे देते हैं, साइन ऑफ एंगल आर की जो वैल्यू है वो भी दे देते हैं, फिर डिवाइड करके बस हमें आंसर निकाल के दे देना होता है। टेंशन ही नहीं होती उस क्वेश्चन में। करना चाहोगे, टाइम वेस्ट करना चाहोगे, आओ जी, खुद से क्वेश्चन बनाया तो थोड़ी मोटी गलती इसके अंदर होगी, इनकी वैल्यूज के अंदर भी होगी, ठीक है, तो उसके लिए माफ करना। और बड़ी वो बहुत कोशिश करी है मैंने निकालने की, गूगल से भी कोशिश करी निकालने की, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा ढंग से। अच्छा, क्वेश्चन मिल रहा है, वो लोग साइन की वैल्यूज ही नहीं दे रहे। ये तो 30 और 60 ईयर्स की तो हम लोग चल 10th क्लास के बच्चे पता होती है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं साइन 14, ठीक है, और आंसर में जैसे ही वो आंसर करते हैं उसमें 14 की वैल्यू प्रकट हो जाती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये भी नहीं कह रहा प्लीज रेफर साइन चार्ट, कह रहा नहीं, आलू चाट खाओ और घर को जाओ। तो अपना ध्यान भैया हमें खुद रखना पड़ेगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना। एक मीडियम है ऊपर और एक मीडियम है नीचे। लाइट पहले आई थी 30 डिग्री से, कैसे आई थी, 30 डिग्री। जैसे ही वो गई वो हो गई 60 डिग्री, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हुई वो हो गई 60 डिग्री। देखो इस चीज से एक तो चीज समझ आ रही है कि ऊपर वाली चीज डेंसर और नीचे वाली रेयर है। यहां तक दिक्कत हो रही है कोई? चलो फिर अब क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
दिस मीडियम, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर है। साइन आई की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से 30, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको इजीली और भी इजीली अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ये वाली वैल्यू भी डाल दूंगा, पॉइंट वाली वैल्यू भी नहीं डालूंगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √2 से 2 गया, आंसर इज 1/√3, फिर अटक गया, ठीक है बेटा। अब √3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन क्या होगा 1.723, जो तुमने लगानी है अप्रॉक्स लगा लेना, पॉइंट हटाओगे 00 आएगा, फिर इसको डिवाइड करके हमारा एक आंसर आएगा जो कि 0 पॉइंट समथिंग 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 होगा, एंड दैट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ऐसा तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता भी नहीं है, आपने कहां से बनाया। मैंने बोला क्वेश्चन मैंने एक आप लोगों को समझाने के लिए बस बनाया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। हाँ जी, इसके अलावा क्या है, फटाफट से इसका कर लो। 100 ऊपर रहेगा, 172 बाहर, पहले तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहां जाएगा 0, ठीक है। तो 7 से करके देखो, ओ सॉरी, मतलब 6 पे तो चला जाएगा, तो आंसर आया 0.6, ठीक है ना। अब सर इसके मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, पीटर लिखना क्या है, नथिंग, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती उसका भी रीजन अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये तो एक तरीका था, स्नेल्स लॉ था उसको समझने का, या ये कह सकते हैं एक तरीका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किस मीडियम का क्या वैल्यू है जिसकी वजह से हमें पता लगती है कि उसमें बेंडिंग कितनी होगी लाइट की, ठीक है ना, बेंडिंग कितनी होगी लाइट की उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मतलब मैंने आज तक बहुत साल बीत गए तो इसके क्वेश्चंस कभी नहीं देखे, ठीक है। हाँ, लखमीर सिंह के अंदर एक क्वेश्चन इसका है, उसके अंदर साइन की वैल्यू आप लोगों को सब गिवन मिलेगी, तो बहुत इजी होता है, बस डिवाइड करना है। लेकिन आपको स्नेल्स लॉ जरूर पता होना चाहिए, उसके नाम से पता होना चाहिए क्या है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सर फर्स्ट तो समझा दो फिर। फर्स्ट बहुत इजी था बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, खत्म। याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट, यहां पे भी वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम पॉइंट, ठीक है, खत्म, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे चले, काम की चीज करें फटाफट। देखो जी, ये ना मजा नहीं आ रहा इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्पीड के हिसाब से भी जानते हैं, एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो स्पीड के हिसाब से आता है, ठीक है। तो वो हमें पहले हम उससे पूछते हैं व्हाट इज योर स्पीड इन दैट मीडियम एंड व्हाट इज योर स्पीड इन अनदर मीडियम, फिर उनकी स्पीड से कैलकुलेट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक, ठीक है ना, वैल्यू निकालते हैं। आओ समझते हैं फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, और उस फॉर्मूला को लिखने का तरीका भी बड़े प्यार से देखना। वो स्नेल्स लॉ नहीं है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे वो, एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी के आते हैं ज्यादातर। देखो जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब लाइट पहली बार जो आ रही होगी वो वैक्यूम से ही किसी चीज में एंटर कर रही होगी, ठीक है। कहां से, वैक्यूम या एयर से किसी चीज में एंटर कर रही होगी, क्लियर है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। दूसरा होता है हमारा, पहले एब्सोल्यूट पढ़ लेते फिर दूसरा भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर उसने मेरे को बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू, एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सर कैसे लिखा है, आपने क्या लिख रहे हो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, किसी को सिर पे चढ़ा दिया, किसी को नीचे। अच्छा, जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको कहां चढ़ाते हैं, ऊपर, ठीक है ना। अगर मान ले, वैसे तुम लोग तो हो नहीं ढंग के बंदे, वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं हम लोग चलते हैं आज से 10,000 साल पहले, नहीं डायनासोर नहीं थे, लोग रहते थे इस दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा, वहां पे जो गुरु होता था वो ऊपर बैठता था, ठीक है ना, गुरु, टीचर की बात नहीं कर रहा, गुरु कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज समझा सकता है, टीचर भी हो सकता है, वो ऊपर बैठता था और जो उसके शिष्य थे वो नीचे बैठते थे। और आजकल हालात क्या है, टीचर खड़ा है और बच्चे बैठे हुए हैं, और रोब देखो तो रोब के हम फीस दे रहे हैं, वाह, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गुरु दक्षिणा उस समय मिलती थी, पूरे पूरे राज्य मिल जाते थे, हमें तो कोई राज्य भी नहीं दे रहा, फिर भी खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है,
अच्छा सुनो सुनो, तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? जो चीज ऊपर रहेगी, ठीक है, जो चीज ऊपर रहेगी उसे हम लोग रिस्पेक्ट देना बोलते हैं। इसीलिए एब्सोल्यूट के अंदर रिस्पेक्ट हमेशा किसको होती है? एयर को। किसको होती है? एयर को। तो लिखने का तरीका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसका आप निकालने जा रहे हो उसको लिखो नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको लिखो ऊपर। ठीक है, आप लोग देखोगे कहीं बुक्स में ऐसे लिखा हुआ सर, ठीक है, कहीं बुक में आप देखो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, सीधा जीए लिख दिया, एजी लिख दिया। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आपका फॉर्मूला खुद बन के बाहर आ जाएगा। आई बात समझ? गलत कोई भी नहीं है। अपने टीचर से बस एक बार दिखा लेना कि सर मैं इस तरीके से कर रहा हूं, कोई गलती है तो बता दो। अब ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा? एयर, तो पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एयर वैक्यूम कुछ भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है, होता है, मतलब इतना होता है 2.99 और 3, ठीक है ना, इतने की तो गोली खा जाता तू। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे? लाइट इन ग्लास। देखो इससे क्या आसान हो गया, अगर मैंने लिखा तरीके से तो फॉर्मूला भी तरीके से खुद बाहर आ गया। आई बात समझ? और इसको समझना चाहें अगर मैं प्रैक्टिकल तरीके से, तो हो क्या रहा है? लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, और मैं चाहता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट। बता रहा हूं 2 मिनट रुकना भी होता है। अगर ग्लास से एयर में जा रहा है तो वो होता ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, फिर वो दूसरे वाले की लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आ रहा हूं, ठीक है। समझ आया? ये समझ आया? ये समझ आया तरीका क्या है, हो क्या रहा है? ये नहीं खाली फॉर्मूला पढ़ के आगे निकल गए, पता ही नहीं है लाइट कहां से कहां जा रही है। देखो जी आजकल पेपर आता है बड़ा अच्छे तरीके से, मतलब आपके कॉन्सेप्ट अगर टाइट है ना, मैं कह रहा हूं किसी लेवल का क्वेश्चन पेपर तेरे को दे दो, आईआईटी का मैं चले जाना, इतना बढ़िया भी नहीं पढ़ाया मैंने, आईआईटी का पेपर क्रैक करते हैं, सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब कि स्कूल में सीबीएसई में कोई भी बोर्ड का तू पेपर ट्राई कर ले, तू आराम से कर लेगा, बस बेसिक क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बेटर कौन है? सीबीएसई। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर पढ़नी है तो फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स आते हैं, आईबी, उसकी नहीं कह रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग तो बेटा 9, 10, 11, 12 का जो तेरा सिलेबस है ना, वो एक ही क्लास में पूछ लेंगे, तो उतना थोड़ा पढ़ाया मैंने तेरे को, समझे? हाँ, मैंने इंटरनेशनल बोर्ड का पता है, मैंने वही पढ़ाया, ठीक है। इज इट क्लियर? जन क्लियर है यहाँ तक? आओ फिर इसकी एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आओ फटाफट आओ। देखो ना, पेज नंबर 150 एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ। कहता है लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, मतलब कि हाँ भाई ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोल रहा है, जिसके अंदर लाइट ट्रेवल कहाँ कर रही है? ग्लास में। कहाँ से? एयर से। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? 1.5। फिर से ऊपर देखो, कहता है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 या 1.5, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। आगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, एयर के अंदर 2.99 लिख देते हैं, जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं वापस वही की वही निकाल देते हैं। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। चलो ठीक है, इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितना दे रखा है? 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 into 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास हो गया ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो VG जाएगा ऊपर स्पीड इन ग्लास और 1.5 आएगा नीचे, 3 into 10⁸ ऊपर। ध्यान से देखो 1.5 क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? हाफ होता है ना 3 का, 2 आया, तो आंसर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर आपने बोला था उसकी ऐसे यूनिट नहीं होती,
SI यूनिट मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, ठीक है, स्पीड की तो होती है। अब क्यों नहीं होती, तो ऊपर देखोगे तो मैं बता पाऊंगा, देखोगे तो बता पाऊंगा ना। देख स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की SI यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की SI यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों कट गए तो क्या बचेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की SI यूनिट? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक जैसी चीजें आपने रेशियो में लिख दी, तो एक की SI यूनिट दूसरी SI यूनिट से गई, तो इसीलिए इसकी SI यूनिट होती ही नहीं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या? बस बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करके आपको अच्छे से दिखाएंगे।